हेलो गाइस, टुडेज़ टॉपिक इज़ थ्योरीज ऑफ ग्रोथ। तो बहुत सारे थ्योरीज अलग अलग टाइम पे दिए गए। तो पहला था जेनेटिक थ्योरी, सेकंड सुचरल थ्योरी, थर्ड कार्टिलेजिनस थ्योरी, फोर्थ द फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी एंड देन फिफ्थ जो है वो था वैन लिम्बॉक्स थ्योरी। So first we will talk about genetic theory. One of the earliest theory put forward, सबसे पहले genetic theory ही सामने रखा गया, states that all growth is controlled by genetic influence and is pre-planned. इस theory में ये कहा गया कि सारे के सारे जो growth control हो रहे हैं, हमारी body structure सब कुछ genetically influence है और ये pre-planned होता है। यानी कि हमारा जो बर्थ है, बर्थ के पहले ही सब कुछ प्लान हो जाता है कि जीन सब कुछ इन्फ्लुएंस करेगा। सेकंड जो है सुचरल थ्योरी, इम्पॉर्टेंट है कि वो किसने दिया ये हम याद रखें। तो बाय सिचर, क्रेनियोफेशियल ग्रोथ अकर्स एट द सुचर्स। उसने ये कहा था कि जो क्रेनियोफेशियल ग्रोथ है वो सुचर्स के थ्रू होता है। नाम पे पता चल रहा है कि सुचरल ग्रोथ बोला गया है, यानी कि सुचर्स के थ्रू ग्रोथ होता है। According to him, paired parallel sutures that attach facial areas of the skull and the cranium base region push the nasomaxillary complex forwards to pace its growth with that of the mandible. उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो पेयर्ड पैरेलल सुचर्स हैं जो कि अटैच करते हैं फेशियल एरियाज़ को स्कल और क्रेनियम बेस को, यानी कि बेसिकली जो सुचर स्कल और क्रेनियम बेस को जोड़ के रखता है वो बेस रीजन पुश करता है नेज़ो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स को फॉरवर्ड, यानी नाक और जो हमारा मैक्सिला का कॉम्प्लेक्स है उसको फॉरवर्डली पुश करता है ताकि उसका जो ग्रोथ है वो मैंडिबल के साथ साथ होता रहे। तो ये उसने कहा था कि सुचर का ये काम है। ऑल्सो हैव जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ, और वो इस चीज़ को मानता है कि जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी है, बट सुचर की बात हो रही है, वो इस चीज़ को मानते थे कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस तो है ही लेकिन सुचर ग्रोथ भी है। नंबर ऑफ पॉइंट्स रेज अगेंस्ट थ्योरी। अब बहुत सारे पॉइंट्स हो गए जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स बोल रहे हैं कि ये थ्योरी सही नहीं है। जैसे पहली थ्योरी जो है, when an area of suture is transplanted to another location the tissue does not continue to grow. तो जो सुचर है उसको जब दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया गया साइंटिस्ट द्वारा तो देखा गया कि वहाँ पर तो ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर सुचर के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है ग्रोथ करवाने की तो सुचर तो कहीं पे भी ग्रोथ हो सकता है ना, बट दूसरी जगह पे नहीं हो रहा था। दिस क्लियरली इंडिकेट्स अ लैक ऑफ इनेट ग्रोथ पोटेंशियल एज अ सुचर। इसका मतलब ये है कि सुचर में कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि ग्रोथ टेक्स प्लेस इन अनट्रीटेड केसेस ऑफ क्लेफ्ट पैलेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ सुचर्स। जो क्लेफ्ट पैलेट है उनमें भी ग्रोथ होता रहता है, मतलब वो सुचर तो है नहीं वहाँ पर, उसके बावजूद उनमें ग्रोथ कैसे हो रहा है। थर्ड है माइक्रोसेफेली एंड हाइड्रोसेफेली रेज डाउट्स अबाउट द इंट्रिंसिक जेनेटिक स्टिमुलस ऑफ सुचर्स। और माइक्रोसेफेली हाइड्रोसेफेली यानी कि जो हमारा फेस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डाउट कर, मतलब इससे ये डाउट हो रहा है कि जो सुचर है उसमें भी जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, यानी कुछ जो है बड़े मुंह वाले होते हैं कुछ छोटे, तो ऐसा क्यों हो रहा है। देन थर्ड है कार्टिलेजिनस थ्योरी। थर्ड थ्योरी है कार्टिलेजिनस थ्योरी। ये दिया था जेम्स स्कॉट ने। ये साइंटिस्ट के नाम इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम इंट्रिंसिक ग्रोथ कंट्रोलिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज। जैसे सिचर ने कहा था कि ग्रोथ कंट्रोलिंग फैक्टर सुचर के अंदर होता है, वैसे जेम्स स्कॉट कह रहे हैं कि जो ग्रोथ फैक्टर है वो कार्टिलेज के अंदर होता है और पेरियोस्टियम के अंदर होता है, विथ सुचर्स बीइंग ओनली सेकेंडरी। ओके, एंड पेरियोस्टियम विथ सुचर्स। ओके, उनका ये मतलब है
कि कार्टिलेज जो है वो मेन इनेट ग्रोथ होता है उसके अंदर, और पेरियोस्टियम मींस बोन। तो जो पेरियोस्टियम विद सुचर्स यानी बोन विद सुचर्स होता है वो सिर्फ सेकेंडरी है, कोई प्राइमरी चीज़ नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे कि सुचर एकदम गलत ही है, जो सिचर ने बोला वो गलत ही, बट वो सेकेंडरी फैक्टर है, वो ये बोल रहे हैं। ही व्यूड द कार्टिलेजिनस साइट्स थ्रू आउट द स्कल एज प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ग्रोथ। उन्होंने देखा कि जो कार्टिलेजिनस साइट है वो पूरे स्कल में प्राइमरी सेंटर ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ ऑफ द मैक्सिला इज एट्रीब्यूटेड टू द नेजल सेप्टल कार्टिलेज। जो मैक्सिला का ग्रोथ है वो नेजल सेप्टल कार्टिलेज के थ्रू होता है, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, अब आगे मैं बताऊंगी आपको। अकॉर्डिंग टू हिम नेजल सेप्टल कार्टिलेज इज द पेस मेकर फॉर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। उनके अकॉर्डिंग जो है जो नेजल सेप्टल कार्टिलेज है वो एक पेस मेकर की तरह काम कर रहा है, एक प्राइमरी, उन्होंने ये नाम दिया है कि पेस मेकर फॉर ग्रोथ, यानी प्राइमरी फैक्टर है ग्रोथ का ऑफ द एंटायर नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। पूरे नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स के लिए अगर ग्रोथ करने की बात है तो नेजल सेप्टल कार्टिलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हिम वो क्या है, पेस मेकर है। पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी, बहुत सारे पॉइंट्स इस थ्योरी के फेवर में उठे हैं, जैसे इन मैनी बोन्स कार्टिलेज ग्रोथ अकर्स वाइल बोन्स मेरली रिप्लेस इट। तो बहुत सारे बोन्स में कार्टिलेज ग्रोथ होता रहता है, यानी जैसे इंट्रायूट्रल लाइफ में कार्टिलेज ही होता है, बोन ऐसा कुछ खास नहीं हो, मतलब उतना नहीं होता है, और जैसे बाहर निकलता है तो बहुत सारे जो बोन्स होते हैं बेबी के वो कार्टिलेज ही होते हैं, बाद में बोन बनते हैं। लेकिन बहुत सारे बोन्स ऐसे भी हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक कि वो या एडल्ट लाइफ में भी हम देखेंगे कि बोन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया है कार्टिलेज को। देन सेकेंड जो है, there is innate growth potential of the cartilage as cartilage continues to grow if it is transplanted in the new location। जैसे सुचर को अगर हमने न्यू लोकेशन में ट्रांसप्लांट किया था तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं बताया था, लेकिन अगर हमने कार्टिलेज को न्यू पोजीशन में ट्रांसप्लांट करेंगे तो ग्रोथ होता है। तो इन द सेंस कि कार्टिलेज में एक इन्नेट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ कार्टिलेज रहता है। द नेजल सेप्टल कार्टिलेज ऑल्सो शोज इन्नेट ग्रोथ पोटेंशियल ऑन बीइंग ट्रांसप्लांटेड टू अनदर साइट। नेजल सेप्टल कार्टिलेज जो है उसमें भी, अब जैसे हम पूरे कार्टिलेज को तो देख लिए कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन जब इन्होंने, साइंटिस्ट का नाम क्या था, जेम्स स्कॉट ने जब नेजल सेप्टल कार्टिलेज को दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट करके देखा तो उन्होंने देखा कि वो भी, उसमें भी इन्नेट ग्रोथ पोटेंशियल है। देन फोर्थ, experiments on rabbits involving removal of the nasal septal cartilage demonstrated retarded mid-facial development। अब जैसे मैंने बोला था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो ये हुआ था रैबिट पे। रैबिट में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, नेजल सेप्टल कार्टिलेज को हटा दिए थे रैबिट के, तो उन्होंने देखा था कि जो मिड फेशियल डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड है, वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। देन ये तो हमारी हो गई थर्ड थ्योरी। देन फोर्थ थ्योरी की बात आती है फंक्शनल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है कि जो थ्योरीज आगे चल चल के बढ़ते जाते हैं वो इसलिए क्योंकि अगले वाले सेंटेंस को पिछले वाली थ्योरी में कुछ डिसएडवांटेजेस लगते हैं। वही कुछ फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी जिन्होंने दिया, मेल्विन मॉस साइंटिस्ट का नाम है, उनको इसके पहले वाली थ्योरी में कुछ कमी लगी होगी। तो द फंक्शनल मैट्रिक्स हाइपोथेसिस क्लेम्स दैट the origin, form, position, growth and maintenance of all skeletal tissues and organs are always secondary, compensatory and necessary responses to chronologically and morphologically prior events or processes that occur in specifically related non-skeletal tissues, organs or functioning spaces। जैसे कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो क्रोनोलॉजिकली, यानी कि जो सीक्वेंस हमारा प्री डिसाइडेड है कि ये सीक्वेंस में हमारी ग्रोथ होगी बॉडी की, तो क्रोनोलॉजी वो होते हैं, एक सीक्वेंस को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली जो भी इवेंट्स, प्रायर इवेंट्स, यानी कि पहले जो इवेंट्स किए गए हैं
या फिर प्रोसेसेस हुए हैं हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिकली रिलेटेड नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ में। यानी कि पहले मैंने जैसे बताया इंट्रायूटेरिन लाइफ में स्केलेटन प्रॉपरली बिल्ड नहीं होता है, तो नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ में जो भी हमारे इवेंट्स हुए हैं, ऑर्गन्स में जो भी इवेंट्स हुए हैं, फंक्शनिंग स्पेसेस में जो भी इवेंट्स हुए हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उनका रिजल्ट होता है कि जो ओरिजिन, फॉर्म, पोजीशन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल स्केलेटल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ये सब जो होता है ये एक सेकेंडरी कंपनसेटरी नेसेसरी रिस्पॉन्सेज हैं, वो जो भी क्रोनोलॉजिकली हमारे इवेंट्स हुए हैं पहले। यानी मैं आपको फिर से बताती हूँ कि पहले हमारी बॉडी में स्केलेटन टिश्यूज़ होते नहीं हैं प्रॉपरली, तो जो नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ थे उनमें जो भी एक इवेंट्स चले हैं, क्रोनोलॉजिकली हो गए, मॉर्फोलॉजिकली हो गई, उन सब इवेंट्स का रिजल्ट होता है कि एक प्रॉपर स्केलेटल टिश्यूज़ का ओरिजिन, फॉर्म, पोजीशन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो भी इन टिश्यूज़ और स्केलेटल टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं, ये सब उनके रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं। और इनका प्रॉपर ओरिजिन, कैसे ओरिजिन होना है, कैसा फॉर्म है, कैसा पोजीशन है, कैसा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस है, ये सब उनका रिजल्ट होता है। अ नंबर ऑफ रिलेटिवली independent functions are carried out in the craniofacial region of the human body। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं क्रेनियोफेशियल रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी में। सम ऑफ द फंक्शंस कैरिड आउट इंक्लूड respiration, olfaction, vision, hearing, balance, chewing, digestion, swallowing, speech and neural integration। तो मैंने जितने अभी इवेंट्स आपको बताए वो सब इवेंट्स हमारे ह्यूमन बॉडी में क्रेनियोफेशियल रीजन में होते हैं। Each of these functions is carried out by a functional cranial component। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट के द्वारा होते हैं। ईच फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल टिश्यूज, ऑर्गन्स, स्पेसेस एंड स्केलेटल पार्ट्स नेसेसरी टू कैरी आउट अ गिवन फंक्शन। यानी कि फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है सारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, स्पेसेस को, स्केलेटल पार्ट्स को, जो कि नेसेसरी होते हैं टू कैरी आउट गिवन फंक्शन। कौन से फंक्शन? ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन, ओल्फैक्शन, विजन, ये सारे जो फंक्शंस मैंने बताए हैं ये सब कराए किसके द्वारा जाते हैं? फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट के द्वारा। और फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट क्या कंसिस्ट करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट ये सब कंसिस्ट तो करता है फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट, लेकिन उसमें भी वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक फंक्शनल मैट्रिक्स और एक स्केलेटल यूनिट। जो फंक्शनल मैट्रिक्स है, ऑल द टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड फंक्शनिंग स्पेसेस टेकन एज अ होल कंप्राइज द फंक्शनल मैट्रिक्स। यानी कि सारे के सारे टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन्स हो गए, फंक्शनिंग स्पेसेस हो गए, ये सब मिला के फंक्शनल मैट्रिक्स बनाता है। और स्केलेटल यूनिट क्या करता है? स्केलेटल यूनिट क्या बनाता है? स्केलेटल टिश्यूज़ रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शनल मैट्रिक्स कंप्राइज स्केलेटल यूनिट। फंक्शनल मैट्रिक्स में टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन स्केलेटल यूनिट में स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं। All skeletal tissues associated with a single function are called the skeletal unit। सारे के सारे स्केलेटल टिश्यूज़ जो कि एक सिंगल फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं वो स्केलेटल यूनिट होते हैं। यानी कि स्केलेटल टिश्यू जो सिर्फ एक फंक्शन कर रहा है वो स्केलेटल यूनिट कहलाता है। द मैक्सिला एंड द मैंडिबल आर कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ सच माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स। मैक्सिला और मैंडिबल, क्योंकि हम हमारे फेस की बात कर रहे हैं मेनली, तो मैक्सिला और मैंडिबल जो होते हैं वो ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स कंप्राइज करते हैं। माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स क्या होते हैं? माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स आर व्हेन अ बोन इज कंप्राइज ऑफ सेवरल कार्टिलेजिनस स्केलेटल यूनिट्स। सो बेसिकली जो स्केलेटल यूनिट है ये मेनली मे बी कंप्राइज ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड टेंडिनस टिश्यू। स्केलेटल यूनिट में क्या होता है? बोन, कार्टिलेज और टेंडिनस टिश्यू होता है स्केलेटल यूनिट में। और जो माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स होते हैं आर व्हेन अ बोन इज कंप्राइज ऑफ सेवरल कार्टिलेजिनस स्केलेटल यूनिट्स। यानी कि
बहुत सारे जो कार्टिलेजिनस स्केलेटल यूनिट्स होते हैं वो मिलके माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स बनते हैं। और ये जो माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स हैं, ये बहुत सारे माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स हमारे मैक्सिला और मैंडिबल में रहते हैं। The maxilla and mandible are comprised of a number of such microskeletal units, जैसे कि the mandible has within it alveolar, angular, condylar, gonial, mental, coronoid and basal microskeletal units. क्या क्या स्केलेटल यूनिट्स होते हैं? एल्वुलर, एंगुलर, कॉन्डाइलर, गोनियल, मेंटल, कोरोनॉइड, बेसल माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स। ये सारे स्केलेटल यूनिट्स जो होते हैं हमारे मैक्सिला, मैंडिबल, इन सब में होते हैं। इन केस ऑफ मैक्सिला इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्बिटल, न्यूमैटिक, पैलेटल एंड बेसल माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स। मैंने जो इसके पहले बताया है वो मैंडिबल का था। मैक्सिला में क्या होता है? ऑर्बिटल, न्यूमैटिक, पैलेटल एंड बेसल माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स होता है। ये सारे स्केलेटल माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स बन के मिल के क्या क्या बनते हैं? मैक्सिला एंड मैंडिबल। When adjoining portions of a number of neighboring bones are united to function as a single cranial component, we term this a microskeletal unit. इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ नेबरिंग बोन्स, जितने भी नेबरिंग बोन्स हैं, जब आपस में मिलते हैं, यूनाइट करते हैं टू फंक्शन एज अ सिंगल क्रेनियल कॉम्पोनेंट, ये यूनाइट करके एज अ सिंगल क्रेनियल कॉम्पोनेंट बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्केलेटल यूनिट बनाता है। The entire endocranial surface of calvarium is an example of a microskeletal unit. जो entire endocranial surface होता है कैलवेरियम का, यानी कि एग्जाम्पल है माइक्रोस्केलेटल यूनिट का entire endocranial surface of calvarium. स्केलेटल यूनिट की तो बात हो गई है प्रॉपरली, लेकिन फंक्शनल मैट्रिक्स की बात नहीं हुई है। द फंक्शनल मैट्रिक्स consists of muscles, glands, nerves, vessels, fat, teeth and the functioning spaces. यानी फंक्शनल मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? स्केलेटल यूनिट में तो हमने बताया स्केलेटन टिश्यूज होते हैं, लेकिन फंक्शनल मैट्रिक्स में क्या होता है? मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, फैट होता है, टीथ होता है एंड फंक्शनिंग स्पेसेस होते हैं। अब फंक्शनल मैट्रिक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पेरियोस्टल मैट्रिक्स एंड कैप्सुलर मैट्रिक्स। पेरियोस्टल मैट्रिसेस The periosteal matrices act directly and actively upon their related skeletal units. जो periosteal matrices होते हैं वो डायरेक्टली और एक्टिवली उनके रिलेटेड स्केलेटल यूनिट्स में काम करते हैं। The periosteal matrices include the muscles, blood vessels, nerves, glands, etc. These tissues act directly on their related skeletal unit, thereby bringing about a transformation in their size and shape. This transformation due to the action of periosteal matrices is brought about by bone deposition and resorption. यानी कि जो जैसे कि पेरियोस्टल मैट्रिसेस होते हैं वो मसल्स होते हैं, उसमें मसल्स को भी हम पेरियोस्टल मैट्रिस में काउंट करते हैं। अब मसल्स जो है बोन के आजू बाजू होते हैं, तो ये मसल्स जो है डायरेक्टली बोन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से बोन का ग्रोथ होता है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, ये सब कुछ, नर्व्स, ये सब कुछ पेरियोस्टल मैट्रिस में आते हैं और ये भी बोन के आजू बाजू रहते हैं, जो कि डायरेक्टली एक्ट करते हैं बोन पे, जिसकी वजह से बोन का ग्रोथ होता है, यानी कि स्केलेटल यूनिट का ग्रोथ होता है। दीज टिश्यूज एक्ट डायरेक्टली ऑन देयर रिलेटेड स्केलेटल यूनिट, दे आर ब्रिंगिंग अप, ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया। और इसकी वजह से क्या होता है? डायरेक्ट साइज एंड शेप में चेंजेस होते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन due to the action of periosteal matrices is brought about by bone deposition and resorption. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि पेरियोस्टल मैट्रिसेस के एक्शन की वजह से होता है, ये बोन डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन के द्वारा होता है। मतलब जैसे पेरियोस्टल मैट्रिस जो होता है वो बोन पे ऐड करेगा तो बोन का डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन होगा। देन आती है कैप्सुलर मैट्रिसेस की बात, जो कि हमारा पहला क्या था फंक्शनल मैट्रिक्स में? पेरियोस्टल मैट्रिस, और सेकेंड है कैप्सुलर मैट्रिक्स। द कैप्सुलर मैट्रिसेस एक्ट इनडायरेक्टली एंड पैसिवली ऑन देयर रिलेटेड स्केलेटल यूनिट्स, प्रोड्यूसिंग अ सेकेंडरी कंपनसेटरी ट्रांसलेशन इन स्पेस।
पेरियोस्टल मैट्रिसेस जो था वो डायरेक्टली एक्ट कर रहा था, लेकिन कैप्सुलर मैट्रिसेस जो थे वो इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं. दीज ऑल्ट्रेशंस in spatial position of skeletal units are brought about by the expansion of the orofacial capsule within which the facial bones arise, grow and are maintained. अब ये इनडायरेक्टली कैसे काम करते हैं? जो ओरोफेशियल कैप्सूल होता है उसके अंदर हमारे फेशियल बोन्स वगैरह होते हैं, तो ओरोफेशियल कैप्सूल जैसे ग्रो करेगा तो फेशियल बोन्स ग्रो करेंगे, मेंटेन होंगे. हमारा जो पेरियोस्टल मैट्रिक्स वाला था कि मसल्स डायरेक्टली उस पर वो फोर्स कर रहा था बोन पे, लेकिन यहाँ पे क्या इनडायरेक्टली काम कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ओरोफेशियल कैप्सूल है, उसके अंदर जैसे बोन है तो ओरोफेशियल जैसे ग्रो करेगा तो बोन भी ग्रो करेगा. द फेशियल स्केलेटल यूनिट्स are passively and secondarily moved in spaces as the enveloping capsule is expanded. वही चीज़ है कि ओरोफेशियल कैप्सूल में फेशियल स्केलेटल यूनिट्स होते हैं, तो जैसे एनवेलप जो है यानी एनवेलपिंग कैप्सूल जो होता है वो एक्सपैंड करता है, तो हमारे फेशियल स्केलेटल यूनिट्स भी एक्सपैंड करते हैं. This kind of translative growth are not brought about by deposition and resorption. डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन वाला जो है पेरियोस्टल मैट्रिक्स वाला काम कर रहा था, लेकिन जो कैप्सुलर मैट्रिसेस वाले हैं उसमें डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन वाला काम नहीं होता है. द न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल एंड द ओरोफेशियल कैप्सूल आर एग्जाम्पल ऑफ कैप्सुलर मैट्रिसेस. कैप्सुलर मैट्रिसेस की एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल एंड ओरोफेशियल कैप्सूल. ईच ऑफ दीज capsules is an envelope which contains a series of functional cranial components. ये जो each of these capsules होते हैं ये एक envelope की तरह काम करते हैं जिसमें बहुत सारे series of functional cranial components होते हैं, which as a whole are sandwiched in between two covering layers. जो कि दो कवरिंग लेयर यानी कि जो एनवेलप है वो उसको कवर करके रखता है बोन को. स्केलेटल यूनिट्स एंड रिलेटेड फंक्शनल मैट्रिक्स जो होते हैं ये क्रेनियल कंपोनेंट्स में आते हैं. फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं? स्केलेटल यूनिट्स एंड रिलेटेड फंक्शनल मैट्रिक्स. इन न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल द कवर्स कंसिस्ट ऑफ अ स्किन एंड ड्यूरा मैटर. ठीक है. एंड ओरोफेशियल कैप्सूल में कवर क्या कंसिस्ट करता है? स्किन और म्यूकोसा को. देन न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल और ओरोफेशियल कैप्सूल की अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखें तो न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल में होते हैं द कवर्स कंसिस्ट ऑफ द स्किन एंड ड्यूरा मैटर. पहला तो मैंने बता दिया. ओरोफेशियल कैप्सूल में कवर कंसिस्ट करता है स्किन और म्यूकोसा को. सेकेंड है दिस कैप्सूल सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूरोक्रेनियल कैप्सूलर फंक्शनल मैट्रिक्स विच इज़ ब्रेन, लेप्टोमेनिंजेस एंड CSF. कैप्सूल जो होते हैं सराउंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरोक्रेनियल कैप्सुलर फंक्शनल मैट्रिक्स को. क्या क्या होता है? न्यूरोक्रेनियल नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन की बात करेगा, वो मेनिंजेस यानी लेप्टोमेनिंजेस की बात करेगा, CSF की बात करेगा. तो ये जिस कवर में प्रोटेक्टेड होता है, जिस कैप्सूल में प्रोटेक्टेड होता है वो न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल होता है. ओरोफेशियल कैप्सूल दिस कैप्सूल सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ओरोनेजोफेरेंजियल स्पेसेस. ये कैप्सूल सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है ओरोनेजल फेरेंजियल स्पेसेस विच कंसिस्ट ऑफ द ओरोफेशियल कैप्सुलर मैट्रिक्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ओरोफेशियल कैप्सुलर मैट्रिक्स. यानी कि इसमें ओरोनेजल फेरेंजियल स्पेसेस होते हैं, यानी माउथ को इन्वॉल्व कर लो, नोज़ को और फेरेंज को, ये सब जो होते हैं ओरोफेशियल कैप्सूल में होता है. देन न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोटिक लेयर, loose connective tissue layer, periosteum, base of skull and 2 layers of dura mater. न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल किस किस चीज़ों से बनता है? स्किन से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, एपोन्यूरोटिक लेयर से बनता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बनता है, पेरियोस्टियम से बनता है, बेस ऑफ द स्कल से बनता है, 2 layers ऑफ ड्यूरा मैटर से बनता है. देन ओरोफेशियल कैप्सूल की बात करें तो जो ग्रोथ है फेशियल स्कल का वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द वॉल्यूम एंड पेटेंसी ऑफ दीज स्पेसेस. यानी कि फेशियल स्कल का जो ग्रोथ है वो उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा कैप्सूल ग्रो करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम में फेशियल स्कल इन्फ्लुएंस होगा. देन हम लोग दूसरे उसमें आते हैं.
अभी तक हमारी 4 थ्योरीज हो चुकी हैं। अब 5वीं थ्योरी पे आते हैं हम लोग, वैन लिम्बॉर्ग्स थ्योरी। ये दिया किसने था? वैन लिम्बॉर्ग ने इन 1970। वैन लिम्बॉर्ग हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स दैट ही बिलीव्ड कंट्रोल्स ग्रोथ। तो उनके हिसाब से 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इंट्रिंसिक जेनेटिक फैक्टर, दे आर द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ स्केलेटल यूनिट्स देमसेल्व्स। उनके कहना है कि स्केलेटल यूनिट्स होते हैं जेनेटिक कंट्रोल से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब हर थ्योरी में हर साइंटिस्ट ने ये तो बोला है कि जीन का तो इफेक्ट है, भले ही वो अपना अपना अलग अलग और दे रहे हैं, पर जीन के इफेक्ट को रिजेक्ट नहीं किया है। देन लोकल एपिजेनेटिक फैक्टर, बोन ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कंट्रोल originating from adjacent structures like brain, eyes, etc. तो लोकल एपिजेनेटिक फैक्टर्स में ये होता है कि जो बोन ग्रोथ है वो डिटरमाइन होता है बाय जेनेटिक कंट्रोल से, जो कि ओरिजिनेट होता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर से, जैसे कि ब्रेन, आइज़। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, ये जीन को वो अपना एक जेनेटिक कंट्रोल छोड़ते हैं जिसकी वजह से बोन का ग्रोथ होता है। देन जनरल एपिजेनेटिक फैक्टर्स, they are genetic factors determining growth from distant structures। ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं ग्रोथ को डिस्टेंट स्ट्रक्चर से, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए। ये एडजेसेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये हार्मोन्स हैं जो कि डिस्टेंटली काम कर रहे हैं बोन को ग्रो करने के लिए। देन लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दे आर नॉन जेनेटिक फैक्टर्स फ्रॉम लोकल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये कोई जेनेटिक की बात नहीं है। लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात अगर करें तो ये जीन नहीं बोल रहे हैं वो, इसका एग्जांपल है हैबिट्स, मसल। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे लोकल हैबिट्स, लोकल मसल फोर्स, ये जो लोकल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, वो अफेक्ट कर रहा है। और जनरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो दे आर जनरल नॉन जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये हमारे ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। हैबिट्स भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ रहे हैं और न्यूट्रिशन भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ रहे हैं, लेकिन जो हैबिट्स, मसल फोर्स, ये सब होते हैं ये लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि जनरल होते हैं वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं। द व्यूज़ एक्सप्रेस बाय वॉन लिम्बॉर्ग कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग 6 पॉइंट्स। उन्होंने बोला कि जो नीचे मैं 6 पॉइंट्स पढ़ूंगी, वो बोल रहे हैं कि वॉन लिम्बॉर्ग की जो हम व्यू है उसको हमने इन 6 पॉइंट्स में कंसिस्ट कर लिया। तो कॉन्ड्रोक्रेनियल ग्रोथ इज़ कंट्रोल मेनली बाय द इंट्रिंसिक जेनेटिक फैक्टर्स। उनका कहना है कॉन्ड्रोक्रेनियल ग्रोथ यानी कि नेज़ो मैक्सिलरी, नोज़, मैक्सिला, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये कंट्रोल होता है इंट्रिंसिक जेनेटिक फैक्टर से। देन सेकेंड है डेस्मोक्रेनियल ग्रोथ इज़ कंट्रोल बाय अ फ्यू इंट्रिंसिक जेनेटिक फैक्टर्स। डेस्मोक्रेनियल ग्रोथ की बात करें तो हमारा मैक्सिला के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि पूरा स्कल, आई, ये जो पार्ट होता है डेस्मोक्रेनियल ग्रोथ वाले, मतलब डेस्मोक्रेनियम कहलाता है ये। तो ये जो रीजन है ये भी इंट्रिंसिक जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द स्कल मस्ट बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ सेंटर्स। उन्होंने कहा कि जो कार्टिलेजिनस पार्ट्स हैं स्कल के, ये कंसिडर्ड होते हैं एज ग्रोथ सेंटर्स। देन सुचुरल ग्रोथ इज़ कंट्रोल मेनली बाय इन्फ्लुएंसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्कल, कार्टिलेजेस एंड फ्रॉम अदर एडजेसेंट स्कल स्ट्रक्चर्स। उनका कहना है कि जो सुचुरल ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय फ्रॉम द स्कल कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो सुचुरल ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करता है, एंड फ्रॉम द एडजेसेंट स्कल स्ट्रक्चर।